नमस्कार, मी प्राजक्ता जोशी. इंडी जर्नल इन फोकसमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण आहोत नांदेडमध्ये, जिथं आपल्याला माहितीच आहे की राहुल गांधी यांनी कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत जी सुरू केलेली आहे पदयात्रा, भारत जोडो यात्रा, ही आज नांदेडमध्ये पोहोचत आहे. आणि ह्या यात्रेमध्ये राहुल गांधी यांच्यासोबत जे चालत आहेत असे अनेक व्यक्ती इथे आहेत, अनेक लोक, अनेक नेते, अनेक कार्यकर्ते इथे आहेत. तर त्यांच्यापैकीच आज योगेंद्र यादव हे सुद्धा इथे आहेत. आज आपण त्यांना भेटणार आहोत. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार, धन्यवाद सर. सबसे पहले स्वागत है. महाराष्ट्र की कढ़ी बहुत अच्छी होती है, तो महाराष्ट्र का स्वागत है. अच्छा महाराष्ट्रीयन खाना खा रहे हैं, बताइए. सर खूपच घाईत असल्यामुळे आपण जेवता जेवताच त्यांच्याशी संवाद साधत आहोत आणि त्यांना कढी खूपच आवडते हे ऐकून खूपच छान वाटलं. सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि एक वक्त से जब ये सारे मूवमेंट्स हमारे देश में शुरू हुए थे, तब आपको एंटी कांग्रेस मूवमेंट का एक हिस्सा माना जाता था. एंटी कांग्रेस मूवमेंट जो थी, तो उसमें आपका एक महत्वपूर्ण, एक सिग्निफिकेंट रोल माना जाता था. और आज आप राहुल गांधी ने इन्होंने जो ये भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की है, उसमें आप उनके साथ चल रहे हैं. तो ये इस डिसीजन के पीछे क्या आपका रोल क्या है, आपका आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखो, कोई प्रिंसिपल नहीं होता एंटी कांग्रेस या प्रो कांग्रेस. प्रिंसिपल होता है एंटी इंडिया प्रो इंडिया, एंटी सेकुलरिज्म प्रो सेकुलरिज्म, एंटी सोशलिज्म प्रो सोशलिज्म. जिस वक्त हम सब लोग, मेरे साथ ललित बाबर भाई बैठे हैं, हम सब लोग जो हैं, हम एंटी कांग्रेस इस मायने में थे क्योंकि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे. और उस ज़माने में एस्टेब्लिशमेंट कांग्रेस होती थी, नेचुरली उसकी अपोज करते थे. एंड आई एम वेरी प्राउड कि हमने वो किया. आज एस्टेब्लिशमेंट बीजेपी है, और आज बीजेपी देश पर जिस तरह से हमला कर रही है, बीजेपी आरएसएस, उसमें हम कहें कि नहीं हमें तो कांग्रेस से प्रॉब्लम थी, इसलिए हम आज देश पे जो हमला हो रहा है उसमें नहीं शामिल होंगे, दैट वुड बी इडियोटिक, है ना. जब देश में आग लगी हो, मेरे घर में अगर आग लगी हो, मुझे उस वक्त दो ही पार्टीज़ दिखती हैं. एक वो जो कि पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहा है, और एक वो जो पानी की बाल्टी लेके आया है. मेरा जो पानी की बाल्टी लेके आया है, उसके बच्चे से कल मेरे बच्चे का झगड़ा हुआ होगा क्रिकेट की बॉल पे, मेरी भी 6 महीना पहले उससे कहा सुनी हुई होगी. लेकिन जो पानी की बाल्टी लेके आ रहा है वो मेरा भाई है, मेरा मित्र है, मेरा साथी है, उसको मैं गले लगा के साथ लाऊंगा. आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं इस आग पे पानी डालने के लिए. जो आग पे पानी डालेगा वो मेरा मित्र है, बाकी सब डिफरेंसेस आज बाजू में. राहुल गांधी यहाँ पे जो उन्होंने ये जो पदयात्रा शुरू करी है, तो एक तरीके से देश में जो आग लगी है उस पर पानी डालने का वो काम करे, ऐसा आप बोल रहे हैं. ओवरऑल जो चल रहा है, और 2024 के इलेक्शंस अगर हम ध्यान में रखें, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि इस यात्रा का क्या असर पड़ने वाला है ओवरऑल सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन पे इंडिया के? मैं इस यात्रा में किसी को वोट दिलवाने और किसी को इलेक्शन में जिताने के इरादे से नहीं आया हूँ. मैं तो कांग्रेस से नहीं हूँ. स्वराज इंडिया का बिल्ला है, इनका भी स्वराज इंडिया का होगा, कई साथी हमारे हैं. हम इसलिए आए हैं कि आज देश में जो नफ़रत की राजनीति है उसका मुकाबला होना चाहिए. देश का माहौल और मूड बदलना चाहिए. अगर इस यात्रा से देश की जो चुप्पी है, जो स्पाइरल ऑफ साइलेंस है, देश में जो अकेलापन है और डर है जो हर एक के मन में, अगर वो टूटता है तो बस मेरे लिए यात्रा सफल है. एक वोट ना बदले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वोट के सवाल आप कांग्रेस वालों से पूछ लेना. मैं तो इस वक्त मुझे कोई दल नहीं दिखता, मुझे केवल देश दिखता है. और अगर देश के माहौल में लोगों में थोड़ा सा हिम्मत आ जाए तो इट्स सक्सेसफुल. दैट्स ऑल आई एम कंसर्न्ड. मतलब एक तरीके से जो देश में अभी सिचुएशन है और उसके खिलाफ बाकी सब जो है, जो प्रिंसिपल जो चीज़ें चल रही है, उसको जो उसका विरोध जो करते हैं, वो सब उन सब के एक आने का ये वक्त है. लेकिन ये सब जो हम देख रहे हैं, उसी में हम दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का स्टांस देख रहे हैं. अभी गुजरात इलेक्शन आया है, तो उस हिसाब से उन्होंने उनके जो प्रिंसिपल्स बदल रहे हैं, फिर उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसमें उनके खिलाफ डिसअपॉइंटमेंट बहुत एक्सप्रेस की जा रही है हर जगह पे. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने भी कहा ना कि जब आग लगी होती है मुझे दो पक्ष दिखाई देते हैं, एक पेट्रोल की बोतल वाला और एक पानी की बाल्टी वाला. पर मैं गलत था, एक तीसरा पक्ष भी होता है
जो एक हाथ में पेट्रोल की बोतल और दूसरे हाथ में पानी की बाल्टी लेके देख रहा है कि किससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो सबसे खतरनाक है। और मुझे अफसोस है कि आज आम आदमी पार्टी वो काम कर रही है। तो ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कम से कम बीजेपी के बारे में पता तो है कि वो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहे हैं ये लोग, इनका सामने से मुकाबला। लेकिन ये जो कर रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आती है जब मैं आम आदमी पार्टी को इस तरह के काम करते हुए देखता हूँ। अरविंद भाई कहते हैं लक्ष्मी की फ़ोटो लगनी चाहिए। अगर मन से वो कहते ना तो मैं ये भी कहता चलो इस आदमी की आस्था है, करने दो। अगर उन्हें पता लग जाए कि इलेक्शन आने वाला है और वोट मिलेंगे और वो काबा की तस्वीर से मिलेंगे, तो वो ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे काबा इस दुनिया का सबसे पवित्र स्थल है, इसका फ़ोटो हमारे नोट पे लगना चाहिए। मुझे बहुत शर्म आती है ऐसी बातें सुन के। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये बदल गया है आपका स्टांस, उसके पीछे का रीज़न मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही है या उसका उससे भी और कुछ गहरा, उससे भी और कुछ वाइडर पर्सपेक्टिव उसमें है? लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हिंदू आइडियोलॉजी के हो गए हैं, कम्युनल हैं। मैं इतना जानता नहीं। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सेकुलर है। उनका एक ही भगवान है, वोट। जिस चीज़ में वोट मिलेगा वो उसके साथ जाएंगे। वो बिल्कुल कम्युनल नहीं है, एकदम सेकुलर है। जहाँ वोट वहाँ अरविंद केजरीवाल। दैट्स माय रीडिंग। उन्हें हिंदू से भी कोई मतलब नहीं है, मुसलमान से भी कोई मतलब नहीं। सर, फार्मर्स मूवमेंट में आपका बहुत सिग्निफिकेंट आपने उसमें काम किया है और अभी भी आप आज भी कर रहे हैं। हम इस वक्त नांदेड़ में हैं और नांदेड़ आपको पता है कि मराठवाड़ा का एक हिस्सा है और मराठवाड़ा के जो किसान हैं उनके जो प्रश्न हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो पता है। मराठवाड़ा में फार्मर सुसाइड के केसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो कितने बढ़ते आए हैं, ये सब पता है। इस हिसाब में अभी क्लाइमेट चेंज के वजह से जो वेदर पैटर्न्स बदल रहे हैं, बारिश जिस तरह से बदल रही है, उसके वजह से भी अभी रिसेंटली अक्टूबर में जब बारिश हुई तब मराठवाड़ा और विदर्भ के बहुत सारे किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि उस बारिश में एकदम जो हार्वेस्ट के लिए आए हुए जो बहुत सारे खेत थे तो वो ख़राब हो गए थे, उसमें बहुत उनका नुकसान हुआ था। तो इस सब में अभी जो सरकार है उनसे एक कि ओला दुष्काल करके जाहिर किया जाए, ऐसे बोला था, जिसमें ऐसा होता है कि अभी जो बारिश हुई है उसकी वजह से ये ना ही अतिरिक्त रेनफॉल है ना ही ये डेफिशिएंट रेनफॉल है, लेकिन अभी जो हुई है वो अब नॉर्मल रेनफॉल है और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई देने के लिए ओला दुष्काल ये कॉन्सेप्ट मांगी जा रही थी, लेकिन वो नहीं उनकी मान्य की गई। तो ये इस सब के बारे में और आपका यहाँ पे किसी से बात हुई है, यहाँ के फार्मर्स, यहाँ के किसानों से आपकी बातचीत हुई है और आपका इस सब पे क्या कहना है? देश के जिस भी इलाके में जाता हूँ किसानों से तो बात करता ही करता हूँ। यहाँ पूछा, सब किसानों ने बताया कपास की फसल रेडी थी, बारिश हो गई, बर्बाद हो गई। सोयाबीन की फसल का जब किसानों ने बेचा तब रेट 4000 था, आज मार्केट में 6000 रेट हो गया है उसका, सब मिडिलमैन को मिल गया। तो यहाँ की मराठवाड़ा की पूरी जो स्थिति है उसमें या तो आसमानी या सुल्तानी कोई ना कोई मार किसान पे चलती रहती है। अब हम कहते हैं बेमौसमी बारिश, अब उसे बेमौसमी कहना भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण हमें पता है कि ये तो हर साल होगा। किसान अपनी खेती का जो कैलेंडर सोचता है और जो वास्तव में बारिश होती है, अब दोनों में मैच नहीं बचा है। इसलिए क्लाइमेट चेंज, और भारत सरकार की रिपोर्ट मानती है कि क्लाइमेट चेंज का पहला विक्टिम इंडियन फार्मर होगा। इसलिए क्लाइमेट चेंज से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ विशेष करने की ज़रूरत है। ये जो घोषणा करना वो तो सही है, लेकिन इसके अलावा हमें पूरा ये जो फसल बीमा योजना है इसको बिल्कुल रिवैम्प करना चाहिए, इसे यूनिवर्सल बनाना चाहिए, ताकि हर किसान को हर फसल की पूरी इंश्योरेंस मिल सके और उसका प्रीमियम पूरा सरकार दे, किसान ना दे उसका, और उसमें सब प्रोविजन हो। अनसीजनल रेन शुड बी पार्ट ऑफ दैट। तो इसका पूरा एक नया आर्किटेक्चर बनाने की ज़रूरत है। किसानों के फसल का बीमा, किसानों को एमएसपी मिलना, एमएसपी गारंटी से मिलना, इस सब के लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए और दुर्भाग्य से आज वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है।
राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात हम कर रहे हैं तो फार्मर्स प्रोटेस्ट जो हमने देखा 1 साल तक जो चला, 1 साल तक जिसमें इतने सारे किसान दिल्ली में बैठे रहे और इतने जनों की उसमें मृत्यु भी हो गई, और इस सब के बाद भी जो प्रॉमिसेस किए गए थे वो प्रॉमिसेस हम अभी तक उनको मटेरियलाइज होते हुए नहीं देख रहे हैं। इस माहौल में आपको लगता है कि पॉलिसी ड्रिवन ऐसे जो डिसीजंस है जो किसानों के लिए, भारत के किसानों के लिए जो लाने की ज़रूरत है, वो लाने की कोई अभी सरकार की जो ओवरऑल आउटलुक है उसमें ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है? पिछले 70 साल में कोई सरकार किसानों की हितैषी नहीं थी इस देश में, लेकिन इतनी घोर किसान विरोधी सरकार इस देश ने कभी नहीं देखी। ये सरकार तो कुछ करने वाली है नहीं। जो एक चीज़ हमने करवा ली, 3 किसान कानून वापस ले लिए, वो तो हाथ में ले लिया। जो चीज़ जेब में रख ली वो हमारी है, उसके अलावा कुछ हमारा नहीं है। जो सरकार ने रिटन प्रॉमिसेस 7 हमें दिए थे, एक भी लागू नहीं किया। तो किसान को तो संघर्ष से ही मिलेगा। और ये सरकार तो इतनी किसान विरोधी और झूठी है। डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम बोलते हैं, कंप्लीट लाई। तो इस सरकार पे कैसे कोई भरोसा कर सकता है? तो इस देश के किसानों को इस सरकार से मुक्ति पानी होगी और नई सरकार की नाक में नकेल डाल के रखनी। सर आपको जाना भी है और आपका खाना में बहुत समय ले लिया है आपका। थैंक यू सो मच, आपने इतने कम समय होते हुए भी हमको इतनी आपके इन्साइट्स दिए। थँक यू व्हेरी मच। नमस्कार, हे होते योगेंद्र यादव आणि इंडी जर्नलच्या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हाला असेच अनेक इंटरव्ह्यूज बघायला मिळतील, असेच अनेक रिपोर्ट्स बघायला मिळतील, भारत जोडो यात्रेबद्दलचेही अनेक रिपोर्ट्स बघायला मिळतील ह्याच्यावरही आणि आमच्या फेसबुक पेजवरही। त्यामुळे आम्हाला सर्व ठिकाणी नक्की फॉलो करा, हा व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।